स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आधुनिक इतिहास की श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आधुनिक इतिहास। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। तो देखिए, अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ अपना उपनिवेश स्थापित किया और उसके बाद यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो उपनिवेशवाद क्या होता है और साम्राज्यवाद क्या होता है? देखिए, जब कोई विकसित देश किसी कमजोर या पिछड़े देश का आर्थिक शोषण करता है तो वह प्रक्रिया उपनिवेशवाद कहलाती है। और साम्राज्यवाद यह उपनिवेशवाद से आगे की प्रक्रिया है, अर्थात जब इस आर्थिक शोषण को बनाए रखने के लिए उस विकसित देश की राजनीति पर किसी अन्य देश के द्वारा कब्जा किया जाता है तो इसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कि भारत में यूरोपियन का आने का क्रम। तो यूरोपियन के आने के क्रम में सबसे पहला क्रम है हमारे पास पुर्तगाली। तो भारत में आने वाली पहली विदेशी शक्ति या यूरोपियन शक्ति थी पुर्तगाली। देखिए, पुर्तगाली भारत में प्रवेश करने वाली सबसे पहले उपनिवेशिक शक्ति थी तथा भारत के लिए नए रास्ते की खोज का पहला प्रयास पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था, जिसके अंतर्गत 1487 में बार्थोलोम्यू डियास ने केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। हालांकि इसके उपरांत स्पेन के नाविक कोलंबस ये भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन गलती से इसने भारत की जगह अमेरिका की खोज कर ली। आगे इसी क्रम में 1499 में पिजोन के द्वारा ब्राजील की खोज की गई थी। इसी क्रम में भारत के साथ नए व्यापारिक मार्गों की खोज के लिए सफल प्रयास वास्को डी गामा के द्वारा किया गया। जो पहला प्रयास है वो वास्को डी गामा के द्वारा किया गया। प्रयास तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन सफल इसमें वास्को डी गामा हुआ। ठीक है, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण की ओर बढ़ा तथा केप ऑफ गुड होप को पार करके मोजम्बिक चैनल तक पहुंच गया, जहां पर कहा जाता है कि एक भारतीय अब्दुल के द्वारा इसे वहां से अपने पीछे पीछे कालीकट के कपकडापू नामक स्थान पर लाया गया और कालीकट के शासक जोमेरिन के द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया गया। हालांकि जब यहां वास्को डी गामा आया तो अरब व्यापारी यहां पहले से मौजूद थे और उन्होंने इसका विरोध किया, तो वास्को डी गामा को जल्दी वापस जाना पड़ा, जिसके लिए वह यहां से मसाले और कपड़े खरीदकर जल्दी वापस लौट गया। पुर्तगाल पहुंचकर जब वास्को डी गामा ने भारतीय वस्तुओं को लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के बाजारों में बेचा तो उसे अपनी यात्रा खर्च का 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त हुआ। तो जब उसे एक बार में 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो उसने सोचा कि जब एक बार में इतना प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों ना भारत से परमानेंट व्यापार किया जाए। और इस सफलता से खुश होकर जो वास्को डी गामा था, उसे इस सफलता के बाद पुर्तगाल के राजा मैनुअल फर्स्ट के द्वारा वाणिज्य के प्रधान की उपाधि से सम्मानित किया गया। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यापारी पेड्रो अल्वारेज था, जो अपने साथ 11 जहाजों के बेड़े लेकर आया था। और 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आता है और भारत और पुर्तगाल के बीच नए व्यापारिक संबंधों की शुरुआत करता है। भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री या पहली कोठी कोचीन में स्थापित की गई थी 1503 में। ठीक है, अब बात करते हैं पुर्तगालियों के गवर्नर के बारे में। तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसका टाइम पीरियड है 1505 से 1509 तक। तो ये पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर था और इसके आगमन के समय अरब सागर के व्यापारिक मार्गों पर मिस्र, तुर्की तथा अरब व्यापारियों का कब्जा था। तो फ्रांसिस्को अल्मीडा को पता चल गया था कि अगर भारत में व्यापार पर पैठ बनानी है तो इसके लिए सबसे पहले अरब सागर के मार्ग पर कब्जा करना होगा। तो यहाँ पे अल्मीडा ने अरब सागर के व्यापारिक मार्गों पर कब्जा करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, यानी शांत जल की नीति। जब उसने ये नीति अपनाई तो इसके विरोध में मिस्र, तुर्की, अरब तथा गुजरात का शासक महमूद बेगाड़ा ने एक संयुक्त मोर्चा स्थापित किया, जिसके बाद पुर्तगाली और वास्को डी गामा के पुर्तगाली और संयुक्त मोर्चे के मध्य युद्ध होता है। इसमें 2 युद्ध होते हैं, जिसमें 1508 के पहले युद्ध में
अल्मीड़ा पराजित हो जाता है तथा अल्मीड़ा का पुत्र इस युद्ध में मारा जाता है। लेकिन 1509 में फिर से दोबारा युद्ध होता है और इस बार अल्मीड़ा ने संयुक्त मोर्चे को पराजित कर अरब सागर के व्यापारिक मार्गों पर कब्जा कर दिया। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के बाद दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुबर्क बना, जो 1509 से 1515 तक जिसका टाइम पीरियड था, और यह दूसरा गवर्नर था। इसे भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 में अल्बुबर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया और गोवा पर अधिकार कर दिया। इसके बाद गोवा पर अधिकार होने के बाद अरबी घोड़ों का व्यापार पुर्तगालियों के हाथ में आ गया और इसी वजह से जब अरबी घोड़े पुर्तगाली के हाथों में आ गए तो विजयनगर और पुर्तगालियों के मध्य समझौता हो गया, क्योंकि विजयनगर में कृष्णदेवराय के शासनकाल में अरबी घोड़ों की मांग अधिक थी, तो इसके लिए पुर्तगाली और विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के मध्य संधि हुई और साथ में ही पुर्तगालियों को गोवा के भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति दी गई, किसके द्वारा? विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय द्वारा। साथ ही कृष्णदेवराय ने अपनी सेना में पुर्तगाली भाड़े के सैनिकों को शामिल किया, जिन्हें फिगरेडो कहा जाता था। 1511 में अल्बुबर्क ने दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी मंडी मलक्का पर अधिकार कर लिया, जिस कारण दक्षिण पूर्व एशिया में मसालों का जो व्यापार था वो सभी पुर्तगालियों के हाथों में आ गया। आगे बढ़ते हैं। 1515 में अल्बुबर्क ने फारस की खाड़ी पर स्थित हारमुज द्वीप पर अधिकार कर लिया और अल्बुबर्क ने भारत में पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने हेतु पुर्तगाली व्यापारी और अधिकारियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने की सलाह दी। अल्बुबर्क धार्मिक नीति के परिप्रेक्ष्य में कट्टर था तथा मुस्लिमों को यह बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अल्बुबर्क पहला यूरोपीय गवर्नर था जिसने भारत में अपने क्षेत्रों में सती प्रथा को बंद करवाया, यानी सती प्रथा को बंद करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? अल्बुबर्क के द्वारा, जबकि मध्यकालीन इतिहास में यह काम किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, और अल्बुबर्क के द्वारा ही सबसे पहले धार्मिक न्यायालय स्थापित किया गया था। अगला गवर्नर बनता है नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 तक। नीनो डी कुन्हा ने भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया और इसके समय पुर्तगालियों ने 1534 में वर्सिन तथा 1535 में दीव पर अधिकार कर दिया। दीव को लेकर गुजरात के शासक बहादुर शाह और पुर्तगालियों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। नीनो डी कुन्हा के बाद पुर्तगालियों ने 1559 में दमन पर अधिकार कर दिया और 1560 में सिलोन पर अधिकार कर दिया। दमन और दीव और सिलोन पर अधिकार कर दिया। बाबरनामा की अगर मैं बात करूं, जो कि बाबर की आत्मकथा है, उसमें नीनो डी कुन्हा को अनवर नाम से संबोधित किया गया है। अंग्रेजों तथा डचों के भारत आगमन के बाद पुर्तगालियों की इन दोनों शक्तियों की चुनौती का सामना करना पड़ा। डचों ने 1641 में मलक्का और 1658 में श्रीलंका तथा 1663 में मालाबार पुर्तगालियों से छीन लिए। दूसरी ओर अंग्रेजों ने 1611 में सुवेली के युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया और 1628 में हारमुज पर कब्जा कर लिया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पुर्तगालियों को भारतीय शक्तियों के साथ साथ यूरोपियन शक्तियों ने भी नुकसान पहुंचाया। 1632 में शाहजहां के आदेश पर कासिम खान ने हुगली पश्चिम बंगाल से पुर्तगालियों को बाहर किया, जबकि मराठों ने 1739 में पुर्तगालियों से वर्सिन छीन लिया और पुर्तगालियों के पास गोवा, दमन और दीव के क्षेत्र रहे। इन क्षेत्रों को पुर्तगालियों ने 1961 में भारत संघ को सौंप दिए। पुर्तगाली भारत में अपने साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम से संबोधित करते थे। एस्तादो द इंडिया। पुर्तगालियों ने
अरब सागर में कार्टेज व्यवस्था लागू की। अब कार्टेज क्या था? ये एक तरह का परमिट था जिसके माध्यम से अन्य व्यापारी जहाजों को अरब सागर से गुजरने की अनुमति प्रदान की जाती, यानी एक प्रकार का ये लाइसेंस प्रक्रिया थी। अब पुर्तगालियों के आने के क्या क्या प्रभाव पड़े भारत में, तो देखिए पुर्तगालियों के आने के क्या क्या प्रभाव पड़े। पहला है कि पुर्तगाली भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेके आए। तो प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है? तो ये भी पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगाली भारत में आलू, टमाटर, अनानास, अमरूद, संतरा, तंबाकू, पपीता, काजू, बादाम, मूंगफली, शकरकंद और लीची लेके आए, यानी इसकी खेती में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। पुर्तगालियों के माध्यम से ही पहली बार भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। स्थापत्य के क्षेत्र में पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक शैली को स्थापित किया। और सबसे इंपॉर्टेंट काम कि पुर्तगालियों ने 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की और 1556 में इन्होंने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की। भारत में पुर्तगालियों का अंतिम गवर्नर जोवा द कास्त्रो था। तो यह भारत में पुर्तगालियों का आने का क्रम था। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आगे देखेंगे हम डच।